हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज रीट एग्ज़ाम L1 और L2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। वहाँ पर आपके सामने सिर्फ ओल्ड क्वेश्चंस पेपर ही लेके आया हूँ। आप सभी की समझ बनेगी किस प्रकार से लैंग्वेज आती है और किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। मैं सिर्फ फोकस उन्हीं टॉपिक्स पर करता हूँ और जहाँ से आपके क्वेश्चंस 100% आना है। क्या? जहाँ से आपके 100% क्वेश्चंस आता है उन्हीं टॉपिक्स को मैं लेके आता हूँ, फालतू के टॉपिक्स में नहीं करवाता हूँ। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है, तो क्लास को शुरुआत करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छा मटेरियल लेके आता हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखिएगा, कल क्वेश्चंस पूछा था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। और मुझे लगा आप लोग पढ़ाई तो करते हो लेकिन समझते नहीं हो चीज़ों को। ये क्वेश्चंस मैंने दिया था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस था ये। और इसके अंतर्गत पॉलीग्राफ जो उपकरण है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसके आंसर सबसे ज़्यादा आंसर आए थे बुद्धि की पहचान, बल्कि ये बुद्धि की पहचान का उपयोग नहीं करता है। पॉलीग्राफ उपकरण जो है ये झूठ की पहचान हेतु काम में लिया जाता है। किसकी पहचान हेतु? झूठ की पहचान हेतु। ठीक है ना। तो आप बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। अभी 2-4-5 दिन और है, तो अच्छे से पढ़िएगा इन चीज़ों को। आज भी एक आखिरी क्वेश्चंस आपके लिए मौका है पूरी टॉपिक्स वार PYQ क्वेश्चंस की PDF प्राप्त करने के लिए। उसका आंसर देना है आपको। आखिरी क्वेश्चंस रहेगा, क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? देखिए, जैविक निर्धारक तत्वों का निर्धारण कहाँ से होता है? आनुवंशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर और सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए, जैविक कारक हमेशा आनुवंशिक होते हैं और आनुवंशिक प्रभाव ही इनका निर्धारण करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की पहचान कौन से कथन से की गई है? केवल अपने में समाये रहने वाला। अपने में समाये रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अंतर्मुखी होता है, तो ये बहिर्मुखी की पहचान नहीं है। अगला देखिए, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान हो जाता है। शीघ्र परेशान होने वाला व्यक्ति भी अंतर्मुखी होता है। व्यक्ति जो हमेशा स्वयं के बारे में सोचता है, जो स्वयं के बारे में सोचता है वो अंतर्मुखी होता है और एक अंतः व्यक्तिक होता है। ठीक है, प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं है, जो सरलता से परेशान नहीं होता है, वही व्यक्ति जो है बहिर्मुखी कहलाता है। यार राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप्य परीक्षण का उदाहरण नहीं है? ठीक है, प्रक्षेपी विधियों पे क्वेश्चंस आना ही आना है, 100% है। ठीक है, तो प्रक्षेपी परीक्षण। The grip buddy is easy to use. First pick your color, then pick your weight setting. Attach the resistance band to the strap. Next, strap it around your wrist as tight as you comfortably can. Then place the rings on each of your fingers and you're set. We recommend using it for 10 to 15 minutes a day. The key to seeing results is consistency. इनका उदाहरण नहीं है पूछा है। TAT, SCT, DRO-MN और MMPI। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ना MMPI, ये आपके प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपकी जस्ट आगे आने वाले क्वेश्चंस में कंप्लीट करवा देता हूँ। मैं आगे बने रहिए थोड़ी देर और। देखिएगा, थेमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण TAT। अभी पिछले क्वेश्चंस का पहला ही ऑप्शन था TAT। तो TAT कैसा परीक्षण था? वहाँ पर पूछा था प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ठीक है, तो TAT प्रक्षेपी परीक्षण नहीं था। ठीक है, यानी कि वो प्रक्षेपी परीक्षण था, इसीलिए तो नहीं है पे उस पर टिक नहीं किया। तो यहाँ TAT कौन सा परीक्षण है? प्रक्षेपी परीक्षण है। कौन सा है? प्रक्षेपी परीक्षण TAT है। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, ये सारणी थोड़ी सी देख लीजिएगा आप। ठीक है, प्रक्षेपी युक्तियाँ क्या है? प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड ने किया था। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की विधियां एक प्रक्षेपी विधि जो सीधे सीधे ही व्यवहार का पता कर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है,
व्यक्तिगत अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ विधि है। प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी है देखना। व्यक्तिगत अध्ययन जो है ना वो व्यक्तिनिष्ठ विधि में आती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। देखिएगा यहाँ प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण IBT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, शब्द साहचर्य FWAT, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT, खेल एवं ड्रामा विधि, ध्यान रखना खेल तकनीक जो है PWM जो है ये प्रक्षेपी विधि होती है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 इन 6 विधियों को अच्छे से याद कर लेना, ये प्रक्षेपी विधियां हैं, ठीक है। कौन सी विधियां? प्रक्षेपी। अप्रक्षेपी विधियों पे थोड़ी सी नजर डालिएगा। इनमें अप्रक्षेपी विधियों में क्या होता है कि सीधे सीधे ही व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं किया जाता है, वो अप्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं? इसके अंतर्गत आती हैं आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषण। तो आत्मनिष्ठ में आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार और अनुसूची। वस्तुनिष्ठ में आती है निरीक्षण, समाज नीति, शारीरिक परीक्षण और मानदंड मूल्यांकन, ठीक है। कुल मिला के आपको यहाँ से एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण IBT, TAT, FWAT, SCT, CAT और PWM, ये विधियां जो हैं ये सब जो है आपके प्रक्षेपी विधियां कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखिएगा कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? नैदानिक निदान के लिए वैध कौन सा परीक्षण होता है? देखिएगा MMPI, 16PF, EPPS, TAT। देखिएगा नैदानिक निदान परीक्षण, तो नैदानिक निदान परीक्षण आता है आपके MMPI। कौन सा आता है? MMPI जो है ये एक नैदानिक निदान परीक्षण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। बता दिया मैंने प्रक्षेपी अप्रक्षेपी को अच्छे से देख लेना, एक क्वेश्चन वहां से आपके पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही है। बुद्धि एक मानसिक क्षमता होती है। यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती है, बिल्कुल। यह जो है अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बिल्कुल। व्यवहार की गुणवत्ता जो बुद्धि से आंकी जाती है। यह स्थायी होती है और अपरिवर्तनशील विशेषता है, स्थायी नहीं होती है, ध्यान रख लेना। बुद्धि कभी स्थायी नहीं होती है, यह परिवर्तनशील होती है, अपरिवर्तन नहीं होती है। तो यहाँ नहीं, सत्य नहीं है पूछा है तो 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषता देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। ये मैं एक बार और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से क्वेश्चंस 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा हार्वर्ड गार्डनर की 9 प्रकार की बुद्धियों में से। देखिएगा, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाना और प्रतिक्रिया करने की जो योग्यता होती है वह कौन सा व्यक्तित्व होता है? कहने का मतलब कि दूसरों की मनोदशा, दूसरे के भावों का पता लगाना, तो वो आपके होता है अंतर्वैयक्तिक। क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक। और एक आपके होता है अंतःवैयक्तिक। एक अंतःवैयक्तिक होता है ना, उसके अंतर्गत क्या है कि वो स्वयं को खोजता है, स्वयं के बारे में जानता है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? कहा ना मैंने हार्वर्ड गार्डनर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार और बता रहा हूँ, हार्वर्ड गार्डनर को अच्छे से देख लेना आप। शारीरिक अध्यात्मक, बॉडीली जो है वो इसने बताई थी, ठीक है। संगीतात्मक बताई थी और भाषाई बताई थी, लेकिन सांस्कृतिक बुद्धि जो है ऐसा प्रकार बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर ने नहीं बताया था, तो यहाँ नहीं पूछा है। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाएगा? व्यावहारिक बुद्धि जो है आपके मूर्त बुद्धि को कहा जाता है, ठीक है। मूर्त बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि
भी कहा जाता है। ध्यान रखना इसको, ये रीट आपके लेवल सेकंड में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका करता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का और बुद्धि का। किसका करता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण? तो स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण है ये बुद्धि का परीक्षण है, बुद्धि मापन का परीक्षण होता है। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन, बुद्धि का मापन करता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक 10 वर्ष का बालक है जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं, तो मानसिक आयु मानी जाएगी। देखिए एक बालक कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का, तो ये तो उसकी वास्तविक आयु हो जाएगी CA। ठीक है, तो वह जो है सफल किस एज के बच्चों के साथ है? 6 वर्षीय बालकों की जो गतिविधियां होती है वो सब वो कर लेता है। ठीक है, तो 6 वर्ष जो है ना वो उसकी मानसिक आयु हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो यहाँ क्या पूछा है, मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी? तो मानसिक आयु जो है उसकी 6 वर्ष मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष आपके आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में कैसे भी उलझा सकता है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार IQ ही पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकता है वो। IQ देख के आपको मानसिक आयु निकालनी पड़ जाए, IQ देख के आपको वास्तविक आयु भी निकालना पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसे केवल आयु देख के पूछ भी सकता है कौन सी वास्तविक कौन सी मानसिक आयु है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? ध्यान रखना, बुद्धि परीक्षणों में भी कौन सा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण करता है। ठीक है, तो आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी परीक्षण, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है आर्मी बीटा परीक्षण, यानी आर्मी बीटा टेस्ट जो है ये एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज यह परीक्षण जो है यह एक बुद्धि मापन का परीक्षण है। किसका है? बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। ठीक है, यह शाब्दिक होता है, ध्यान रखना, रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो बुद्धि परीक्षण कहा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि क्या पूछ रहा है, स्व जागरूकता, स्व नियमन और प्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल बुद्धि के मूल घटक है। कौन सी बुद्धि के मूल घटक है? देखेगा स्व जागरूकता, स्व नियमन, प्रेरणा, परानुभूति, ये सभी जो होता है ना ये सामवेगिक बुद्धि होती ना, समवेगिक बुद्धि या सामवेगिक बुद्धि, इसके घटक होते हैं। क्या राइट होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक की अभिसारी चिंतन, काफी बार बता चुका हूं, प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत अभिसारी चिंतन पाया जाता है। 130 से ज्यादा IQ, बिल्कुल 130 प्लस IQ वाला भी प्रतिभाशाली होता है, और एक्चुअली में अगर माना जाता है तो 140 प्लस वाला भी माना जाता है, लेकिन औसत बुद्धि जो है 120 तक है, तो 120 प्लस वाला सभी प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। तो यहाँ ये भी सही हो जाएगा। उच्च स्मरण शक्ति जो होती है, उच्च स्मरण क्षमता इसके अंतर्गत होती है, तो यहाँ जो है तीनों ही सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर ही आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है, पहले कमेंट बॉक्स में, फिर वहाँ पर देना है। तो आपको टॉपिक वार जो PYQ क्वेश्चंस की PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग त्वरण। देखिएगा 2 शब्द ध्यान रखना, प्योर NCERT बेस्ड शब्द है ये। एक तो वर्ग त्वरण, एक होता है संवर्धन कार्यक्रम। क्या होता है? संवर्धन कार्यक्रम। ठीक है, ये दोनों शब्द NCERT के शब्द हैं,
और इन पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। संवर्धन कार्यक्रम, इनरिचमेंट प्रोग्राम, और एक वर्ग त्वरण। वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु उपाय है? तो ये दोनों जो हैं ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। संवर्धन कार्यक्रम और वर्ग त्वरण दोनों ही प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए। यदि किशोर शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार और तंग किया जाता है, यदि स्टूडेंट्स को अध्यापक और अभिभावक बार बार जो है तिरस्कार कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, ठीक है, परेशान कर रहे हैं, तो इससे क्या उत्पन्न होता है? बच्चे के अंतर्गत किसकी भावना उत्पन्न होगी? हीनता की भावना, मस्तिष्क विकार, भय की भावना, मानसिक अवरोध। यहाँ जो है उसके अंतर्गत हीन भावना पैदा हो जाएगी, हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ये पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? विशेष आवश्यकता वाले बालक, देखिएगा विशेष आवश्यकता वाले बालकों में प्रतिभावान आता है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी विशेष आवश्यकता वाले हैं, शारीरिक रूप से अक्षम भी होते हैं और सामाजिक रूप से अक्षम भी होते हैं। यहाँ जो सभी जो प्रकार हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आएंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है, उसके बाद में भी 1-2 बार और रिपीट हो चुका है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? सृजनात्मक बालकों की बात हो रही है, तो कौन से तत्व उसमें शामिल होते हैं? देखिएगा प्रवाह होता है, विविधता और मौलिकता तीनों होती है, सहकार्यता नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सहकार्यता सृजनात्मक बालकों का तत्व नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। प्रवाह है, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण, तो यह व्यवहार्यता भी इसका नहीं होगा। बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, बारंबारता इसका नहीं है। प्रवाह है, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। प्रवाह है, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, चारों शब्दों को याद रखना है, ये सृजनात्मक बालकों की विशेषता के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये राइट आंसर इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डाउन संलक्षण का कारण है, कल भी मैंने डाला था एक क्वेश्चन, मैं कंटिन्यू ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहे हैं ना, उन क्वेश्चन पे आप अच्छे से ध्यान देना, वो क्वेश्चन बिल्कुल पूछने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए 2021 L1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो डाउन संलक्षण का जो कारण होता है वो ट्राइसोमी 21 त्रिगुणसूत्रता 21 होता है, इसके कारण ही डाउन संलक्षण का कारण त्रिगुणसूत्रता 21 होता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? टोरेंस के जो सृजनात्मकता का जो परीक्षण था वह किस तत्व का मापन नहीं करता है, ठीक है। तो लचीलापन का करता है, मौलिकता का भी करता है, धारा प्रवाहिता का भी करता है, लेकिन यहाँ जो राइट आंसर होगा तार्किकता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका जो है परीक्षण जो मापन है वो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर आपके 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब सभी जो स्टूडेंट्स है तैयार रहे, अगला क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है और हमारे टेलीग्राम आईडी पे उसका आंसर आपको देना है, जो कि आपके PYQ जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक वार उसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स को करवाई जाएगी जो शुरुआत में आंसर इसका करेक्ट देंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट्स एक ही बार आंसर देगा, 2 कमेंट्स नहीं करेगा, 1 कमेंट्स करके उसको आंसर देना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन के लिए तैयार है जो सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है। देखिएगा सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है। ऑप्शन 1 ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार का, दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, बाएं गोलार्ध की प्रबलता या प्रमस्तिष्क की कमजोरी का। तो यहाँ चारों में से एक ऑप्शन आपको आंसर देना है और PYQ
का जो PDF है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। आज का क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट लेके आंसर दे सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आज नए आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासें अब 3-4 दिन आपके पूरी साइकोलॉजी को एक बार रिपीट करवा दिया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना उनके माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।